देखिए, हम तो पहले से जाति जनगणना के साथ हैं कि जाति जनगणना होनी चाहिए। और ये भारतीय जनता पार्टी, चूंकि आप जानते हो कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति जो है अब देश से खत्म हो रही है, क्योंकि उन्होंने जनता की बात तो की नहीं। तो जब जाति जनगणना की अब बात हो रही है तो जाति जनगणना एक पहला स्टेप है सामाजिक न्याय का। आप अगर समाज में सामाजिक न्याय देना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए किस वर्ग के कितने लोग हैं और किस जगह पे हैं। उसके हिसाब से अगर वो बहुत पीछे हैं तो उनके हिसाब से आप उनको आगे लाने की कोशिश करेंगे, उनके लिए उस तरह के नीतियां बनाई जाएंगी। तभी तो आप पूरे संपूर्ण देश का विकास कर पाएंगे। क्योंकि आपको अगर देश का विकास करना है तो ये तो सच है कि हमारे यहाँ पे देश में जातियां हैं, और जातियां हैं तो में कौन जाति है और संख्या पता चलेगी, जगह पता चलेगी, तो ये भी पता चलेगा कि वो कर क्या रहे हैं, अभी कितने पीछे हैं, कितना आगे उनको लाने की जरूरत है। तो सामाजिक न्याय का पहला स्टेप है कि अगर सामाजिक न्याय समाज में लाना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कितनी कितनी संख्या है। ये भारतीय जनता पार्टी पहले तो खुद ही कहा करती थी, पहले तो खुद अपनी अपनी जाति बताया करती थी भारतीय जनता पार्टी के नेता। तो मतलब क्या हम मान के चले कि जातियों के मसले पे आपने बीजेपी को घेर लिया है? क्या यही वो पॉइंट है जहां पे बीजेपी डरती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ जातियों पे नहीं, राष्ट्र के मुद्दों पे घेर दिया है। अच्छा। बार बार मैं कहूंगा, महंगाई, बेरोजगारी, किसान, हाँ। जिस तरह से पूरे विपक्ष ने समर्थन किया कि महिला आरक्षण दीजिए। ये महिला आरक्षण इनका देने का पैसे 15 मिनट में लॉकडाउन लगा सकते हैं, 20 मिनट में नोटबंदी कर सकते हैं, 3 घंटे में किसान काला कानून पास कर देंगे, ठीक वापस ले लिया बाद में। तो क्या महिला बिल आप उस दिन पास नहीं कर सकते थे, लेकिन आपने क्लॉज लगा दिया उसमें। ठीक है, बीजेपी के नेता से इसका जवाब मैं लूंगी। जो आप सवाल उठा रहे हैं कि आपने किस किस मसले पर घेरा है, करेंगे तो आपने लटका दिया ना। हम तो समर्थन दे रहे थे सभी लोग, और आपने लटकाने का काम कर दिया। वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार इस वक्त मेरे साथ हैं। अवधेश जी, आपने तमाम पार्टियों को इस वक्त सुन लिया। मंडल कमंडल 2.0 कहा जा रहा है इसको, और उसी तरीके से कमोबेश स्थिति हो भी रही है कि जब धर्म की सियासत हावी होती है तो फिर जातियों की सियासी कुछ पार्टियां करती है। क्या ये वही दौर आ गया है? नहीं, देखिए, ये सरलीकरण होगा जब हम ये मान लें कि हमारे देश में धर्म की अलग प्रकार से कोई सियासत हो रही है। बात सही है कि 1990 में विश्वनाथ प्रताप सिंह ने अपनी जो चुनौतियां थी आंतरिक, और भारतीय जनता पार्टी की अयोध्या आंदोलन के कारण लोकप्रियता बढ़ रही थी, उसको कम करने के लिए मंडल आयोग की सिफारिश से लागू कर दी। लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह हुआ कि उस समय तो बीपी सिंह हीरो बन गए, लेकिन मंडल से ही निकली पार्टियों ने उनकी राजनीति का अंत कर दिया। अगले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड 121 सीटें पाई, जो कभी नहीं पाई थी। जनता दल का सफाया हो गया। तो इसलिए राजनीति सही नहीं चलती है जैसे हम सोचते हैं। मूल बात यह है कि बिहार में नीतीश सरकार जातीय जनगणना क्यों कराई है, तो उसके तथ्य क्या है। अगर जातीय जनगणना का उद्देश्य ये हो कि समाज में जो वंचित पिछड़े रह गए हैं या आरक्षण के लाभ से अभी भी जो वंचित कहा है, तो सरकार ने यही था अवधेश जी, सरकार ने, बिहार की सरकार ने यही कहा था कि हम आर्थिक और सामाजिक स्थिति समझने के लिए ये रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। लेकिन जब डेटा रिलीज करने की बारी आई तो उन्होंने ये दोनों बातें छिपा ली और सिर्फ कास्ट आगे कर दिया। नहीं, उसमें उद्देश्य, जब हम कोई काम करते हैं तो उसमें उद्देश्य लिखा जाता है। जो कल रिपोर्ट आई है उसमें उद्देश्य लिखा ही नहीं हुआ है, क्योंकि उद्देश्य दूसरा था। उद्देश्य ये था कि जब नीतीश जी ने भाजपा से अलग होने का मन बनाया तो उनको कोई तो मुद्दा उठाना था उस समय, क्योंकि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना है, वो पीछे पड़ गया। तो एक ऐसे मुद्दे लेकर के जो बीजेपी का वोट हिंदुत्व के आधार पर बढ़ रहा है, तो एक मुद्दा लेकर के उसको कमजोर करने का उस उद्देश्य से लाए थे, राजनीतिक उद्देश्य से। लेकिन अब हुआ उल्टा है इस समय। एक तो पहली बात यह है कि बिहार के ज्यादातर लोग ये बता रहे हैं कि मेरे घर पर कोई सर्वे करने नहीं आया है। तो इसीलिए अगर सर्वे करने आया नहीं है ज्यादातर लोगों के घर पर, मेरा घर भी बिहार में, मैंने स्वयं पता किया है, मेरे घर पर भी कोई नहीं आया था सर्वे करने। तो सवाल यह है कि ये डाटा बना कैसे है। यादवों की संख्या देखिए, यादवों का भी योगदान है, लेकिन 8 से 9% पत्रकार के रूप में हम लोग मानते रहे हैं, वो 14.27% कैसे होगा? ठीक है अवधेश जी, दर्शकों की सहूलियत के लिए हम आप कहेंगे तो शायद लोग ना माने, कुछ लोगों की बातचीत है वो जरा मैं सुनवा देती हूँ कि बिहार के लोग क्या कह रहे हैं, क्या वाकई सर्वे हुआ भी है या नहीं हुआ है।
उपस्थिति में या मेरे अनुपस्थिति में भी मेरे मकान में कोई सर्वेयर नहीं आया इस कार्य के लिए, न ही हाउस लिस्टिंग हुआ है और न ही गणना का कार्य हुआ है। नहीं भैया, हमारे मोहल्ले में ही पूरा कोई आया ही नहीं। मेरे घर की तो बात दूर हो गई, पूरे मोहल्ले में ही नहीं आया जाति गणना के लिए। कि आखिरी आपका सर्वे हो रहा है आप ही के घर का, तो हम लोग पापा ने कहा कि तो आप लिखिए जाति अंकित करिए, तो बोले नहीं जाति अंकित करने का कोई कॉलम ही नहीं है, इसलिए हम जाति अंकित नहीं करेंगे। अब नीरज मिश्रा का मैं रुख करती हूं क्योंकि राहुल गांधी का भी बहुत बड़ा इस पे स्टेटमेंट है। तो अब मैं नीरज मिश्रा आपसे जानना चाहती हूं कि ये कहां तैयार हुआ है सर्वे? एकड़े मार्ग यानी जो सीएम हाउस है वहां, सचिवालय में, या जेडीयू एलजेपी माफ कीजिएगा आरजेडी के दफ्तरों में, कहां तैयार हुआ है ये सर्वे? रीमा जी देखिए, अभी आपने जो पैकेज चलाया उसमें 2 लोग कह रहे थे कि कोई आया नहीं, और वो महिला कह रही थी कि कोई आया लेकिन उसने जाति अंकित नहीं की। तो इस बात में जो विरोधाभास दिखा वो उसी से पता चल जाता है कि सर्वेक्षण का काम तो चल रहा था। और आपको ये भी बता देते हैं, क्योंकि नियत की बात हो रही है, जो हलफनामा हमारी सरकार ने हाई कोर्ट के अंदर दिया था उसमें हम लोगों ने स्पष्ट किया था। देखिए, इससे 2 बातें निकलकर सामने आई। एक आपने पॉइंट रखा, दूसरा पॉइंट मैं रखती हूं आपके सामने। ज्यादातर लोगों का मानना यह है कि उनके घर पे कोई आया ही नहीं है, यानी हो सकता है कि जिले में 10 घर गए हो, 20 घर गए ही ना हो, ये भी तो हो सकता है। क्योंकि सवाल जो अन्य पार्टियों ने उठाया है, जिसमें जीतन राम मांझी है जो कि बिहार के पूर्व सीएम है, चिराग पासवान एक अपना उनका जनाधार है, इसके अलावा रविशंकर प्रसाद का भी कुछ ही देर पहले स्टेटमेंट आया है। ये सभी लोग कह रहे हैं कि इसकी विश्वसनीयता उस तरीके से नहीं है, सर्वे उस तरीके से नहीं हुआ है, ये जो आंकड़े हैं जातियों की वो गलत आंकड़े हैं। रीमा जी, मैं आप ही की बात को आगे बढ़ा देता हूँ। आपको मालूम होगा, हम लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी कुछ दिन पहले की थी कि देश के अंदर जो आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं, एक नंबर पर 7.5 लाख लोगों के नंबर रजिस्टर्ड हैं। हम तो उस साइंटिफिक प्रक्रिया जो केंद्र सरकार चला रही थी, हमने तो उसका तथ्य आपके सामने रखा। आज एक साइंटिफिक आंकड़ा, डेटा और उसके ऊपर सर्वेक्षण करके जब हम लोग लाए, आपने उसके ऊपर सवाल उठा दिया। हमने तो आपको विद प्रूफ बताया कि एक मोबाइल, मैंने इसीलिए कहा कि अगर मैं कहूंगी तो शायद आपको यकीन नहीं होगा, अवधेश जी जैसे पत्रकार कहेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा। इसलिए मैंने बिहार की जनता की बातें सुनवाई है कि वहां के लोग जिनका सर्वे हुआ है, जिसको लेकर ये सारी रिपोर्ट तैयार की गई है, वो कह रहे हैं कि हमारे घर नहीं आए हैं कोई। रीमा जी, मैं भी बिहार में ही रहता हूँ और मेरे यहाँ पर सर्वेक्षण हुआ है, तो मैं तो आपको बता सकता हूँ ये बात कि सर्वेक्षण हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन अब देखिए, बार बार हम लोग एक ही बात पर घूम फिर कर आते हैं कि आज इसकी जरूरत क्यों थी। नीरज जी के बातों से इत्तेफाक रखते हैं? देखिए रीमा जी, मसला ये उठता है कि कांग्रेस पार्टी ने विगत 60 सालों में जो कांग्रेस बातें कर रही है, कांग्रेस क्या कह रही है? काका कालेलकर की रिपोर्ट को कांग्रेस ने ठंडे बस्ते में डाला, उसके बाद मंडल आयोग की रिपोर्ट को कांग्रेस ने ठंडे बस्ते में डाला, उसके बाद राजीव गांधी ने सदन के फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा था कि हम इसका विरोध करते हैं। महिला आरक्षण में जो ओबीसी आरक्षण की बात थी उसका सोनिया जी ने विरोध किया था। तो सच्चर कमेटी की, अगर आप संख्यकों की बात करें तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट भी कांग्रेस के समय में आई थी। उनके हाल पर, उनकी गरीबी पर, उनकी गुर्बत पर क्या किया? जब कुछ नहीं किया, जब हमारी सरकार करते जा रही है, सरोकार रखने वाली सरकार आई है, जो चंद्रयान से लेकर सूरज तक, गांव गरीब किसान नौजवान तक हर एक की चिंता कर रही है। आज बिहार 28 साल, आप 18 साल का लालू यादव, 15 साल का लालू प्रसाद का शासन, 18 साल का नीतीश कुमार का शासन। नीतीश कुमार आंख का ऑपरेशन कराने दिल्ली जाते हैं, लालू यादव किडनी का इलाज कराने सिंगापुर जाते हैं। कहां जाए गरीब? गरीब के लिए तो नरेंद्र मोदी ही सहारा है।